आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान मामले में सुप्रीम कोर्ट की हरियाणा सरकार को फटकार। कांग्रेस नेता उदित राज ने न्यायपालिका पर लगाए गंभीर आरोप। निशिकांत दुबे पर विपक्ष का वार, कहा बयानबाजी से नहीं छुपेगी भाजपा की नाकामी। आगरा में 5 साल की बच्ची के साथ मंदिर में हैवानियत, मचा हड़कंप, आरोपी गिरफ्तार। धर्मेंद्र प्रधान बोले, राहुल गांधी और कांग्रेस झूठ के सबसे बड़े ब्रांड। जीतू पटवारी ने किया पलटवार। ऑस्ट्रेलिया की मुस्लिम सांसद फातिमा का बड़ा आरोप, शराब पिलाने का दिया ऑफर, टेबल पर चढ़कर नाचने के लिए कहा। अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट लिखने के लिए मुकदमे का सामना कर रहे अली खान के मामले में हरियाणा सरकार ने एसआईटी बना ली है। आज हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने कोर्ट के आदेश के मुताबिक 3 आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी बना दी है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा है कि जांच को 2 सोशल मीडिया पोस्ट तक ही सीमित रखा जाए, ना कि डिवाइस जब्त करने या दूसरे पहलुओं की जांच करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा है कि रिपोर्ट तैयार होने के बाद पहले सुप्रीम कोर्ट को दिखाई जाए और उसके बाद जुलाई में इस मामले पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने अली खान पर रोक लगाई है कि वो पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई पोस्ट नहीं करेंगे। अली खान महमूदाबाद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते समय कुछ शर्तें लगाई थी, जिससे छूट के लिए उन्होंने याचिका दाखिल की थी। उसी पर जस्टिस सूर्यकांत की बेंच सुनवाई कर रही थी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट से गुजारिश की है कि अगर अली खान के खिलाफ इस तरह की जांच होगी तो ये गलत संकेत है। सूर्यकांत ने उनसे कहा कि अली खान के बोलने और लिखने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो उन मुद्दों पर नहीं लिखेंगे जिन्हें लेकर उनके पोस्ट की जांच चल रही है। हालांकि सिब्बल ने कोर्ट से जांच में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया है, लेकिन बेंच ने कहा कि अभी ऐसे ही रहने दें, अब अगली सुनवाई में बात करेंगे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि जांच केवल 1.58 करोड़ रुपए की वसूली तक ही सीमित रहने वाली है। राज्य और केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ऐसा कोयला सिंडिकेट पूर्वोत्तर की अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और समाज पर दबाव बनाने वाला है। हम इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तो क्या मकसद सिर्फ एक्सटॉर्शन का है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि चुनाव आते हैं, किसी कंपनी पर आईटी रेड होता है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा थोड़ा बीजेपी को सहायता देता है और उसको फिर ठेका मिल जाता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और फिर सब साफ हो जाता है, सब व्हाइट वॉश हो जाता है। तो क्या ये जो कार्रवाई हुई ये बस 1.5 करोड़ रुपए तक जब्त करने तक ही सीमित रहेगी? क्यों इस पर राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की? क्यों इस पर केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की? क्या यह है नेडा का काम? असम, मेघालय से यही काम हो रहा है? यही है वास्तविक स्थिति। वो राइजिंग नोटिस तो वो उद्योग जो भविष्य में होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन वास्तव में ये इस प्रकार का कोयला सिंडिकेट उत्तर पूर्वांचल की इकोनॉमी, इकोलॉजी और सोसाइटी में तनाव पैदा कर रहा है, तनाव पैदा कर रहा है। और हम तो मांग करते हैं कि इसको लेकर एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये 2 राज्यों का सवाल है। असम में है, मेघालय में है। इस जो नेक्सस है, विदाउट पॉलिटिकल प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टेट एंड सेंटर, दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल and therefore we demand a CBI inquiry. कांग्रेस नेता उदित राज ने न्यायपालिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में भीषण भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आप प्रशांत भूषण का ही मामला देख लीजिए। 6 बड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अडानी के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने आगे कहा कि कॉरपोरेट घरानों और अमीरों से जुड़े मुकदमे चंद दिनों, यहाँ तक कि घंटों में ही निपटा दिए जाते हैं, जबकि आम जनता के मुकदमों का फैसला आने में पीढ़ियां बीत जाती हैं। सारे पार्टियों के एक रहना चाहिए, पक्ष हो विपक्ष हो। भयंकर करप्शन है। और प्रशांत भूषण को ही देखें तो 6 जो बड़े बड़े केसेस थे, सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी के पक्ष में, अडानी के पक्ष में फैसला दिए थे। और कारपोरेट के जो मुकदमे हैं या अमीरों के जो मुकदमे हैं,
मतलब दिनों में, घंटों में डिसाइड हो जाते हैं। आम जनता का जो मुकदमे होते हैं वो एक पीढ़ी गुजर जाती है, दूसरी पीढ़ी गुजर जाती है, तीसरी पीढ़ी के आते आते जजमेंट उनको मिलता है, न्याय उनको मिलता है। तो मैं यही अपील करूंगा कि सारी पार्टियों को एक साथ होकर के भ्रष्ट जज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और भी तमाम भ्रष्ट जज हैं, यशवंत वर्मा का तो बिल्कुल साबित हो गया है, वो तो जजमेंट से भी पता लगता है। यहाँ ऐसे जजेज हैं 300, 400 जजमेंट को रिजर्व कर रखा है। यानी ये हालत है जुडिशरी का, जो कि कंटेम्प्ट के नाम पर और जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के नाम पर बात बाहर नहीं आती है, लेकिन बहुत बुरी हालत है। आज एक आदमी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो आम आदमी है, वो हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि वहां जाए। वकीलों की फीस इतनी अधिक है। AIUDF विधायक और पार्टी महासचिव रफीकुल इस्लाम ने कहा कि हमारा एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया है। असम में भारतीय नागरिकों को बांग्लादेशी घोषित किया जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। कई गरीब लोगों और मजदूरों को आधी रात में पकड़ा जा रहा है और उनके पास सभी सत्यापित दस्तावेज होने के बावजूद पुलिस स्टेशनों में लाया जा रहा है। विधायनी दल के AIUDF पार्टी के विधायक और कई सेंट्रल वर्कर्स गवर्नर साहब के पास आए थे। हमने उनको मेमोरेंडम दिया है कि आसाम में जो रिसेंटली जो सिचुएशन अराइज हुआ है, भारतीय नागरिक इंडियन सिटीजन को विदेशी के नाम से हैरेस किया जा रहा है, बांग्लादेशी के नाम से हैरेस करके थाने में लाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को गुवाहाटी में रात के अंधेरे में उनको घर से उठा के थाने में ले आया। उनके घर के लोग ने 100 साल पुराना डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स सब दिखाया। बिफोर इंडिपेंडेंस के उनके पास कागजात है, लैंड रिकॉर्ड है, वोटर लिस्ट है, NRC है, सब कुछ होने के बावजूद उनको जबरदस्ती उठा के ले आया। और गरीब लोग, लेबर लोग, फिर कुछ लोगों को छोड़ दिया, कुछ को नहीं छोड़ा। इसी तरह हर जिले से लोगों को लाके डिटेंशन कैंप में भर रहे हैं। जिनका केस फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में चल रहा है, जिनके नाम पे डी लगाया उनका केस चल रहा है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में किसी का केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो डिसीजन से पहले कैसे उनको विदेशी बनाया जा सकता है? और आपको मालूम है कि मोर देन 70% लोग इंडियन प्रूव हो रहे हैं। जो FT में जा रहा है, हाई कोर्ट में जा रहा है, 60, 70, 80% लोग जो भारतीय प्रूव हो रहे हैं। तो उनको जबरदस्ती उठा के जो पुशबैक करना, नोमेंस लैंड में फेंक देना, ये अमानवीय काम है, इनह्यूमन एक्शन वो है। हमने इसके खिलाफ किया और गवर्नर साहब को इत्तला किया कि ये तुरंत बंद होना चाहिए। उन्होंने हमें आश्वस्त किया सरकार से बात करके इंडियन सिटीजन को हरेस नहीं करेंगे, ये आश्वस्त किया हमें। थैंक यू। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा को झूठ बोलने की आदत है, लेकिन ऐसा लगता है कि विदेश मंत्रालय ने इस बार उन्हें ठीक से जानकारी नहीं दी है। वे उन्हें ये बताना भूल गए हैं कि विदेशी धरती पर ऐसे बयान ना दें जिससे देश का स्वाभिमान खराब हो। झूठ बोलना बीजेपी की आदत है, पर एक लगता है इनकी ब्रीफिंग ठीक नहीं की विदेश मंत्रालय ने। इन्हें ये नहीं बताया कि विदेश की धरती पर कभी भी अपने देश का मान, स्वाभिमान, अपने देश के ऐसे तथ्य जो गलत हैं वो प्रस्तुत नहीं किए जाते जिससे देश का मान बढ़े, गिरे कहीं से। तो मैं सिर्फ उनको इतना कहना चाहता हूं कि आपने जो स्थापित विदेश नीति है, परंपरा है भारत की, कि विदेश की धरती पर कोई ऐसी बात नहीं बोली जाएगी जिससे भारत माता का सम्मान गिरे, और आपने किया है। इसलिए तो मैं आग्रह करूंगा भाजपा की सरकार से ऐसा आदमी को तुरंत रिकॉल किया जाए। ऐसा आदमी विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करने लायक नहीं, जो जाके भारत की ही बुराई कर रहा हो। एक नहीं, 2 बार नहीं, ये तीसरी बार है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि उनको तत्काल वापस बुलाया जाए। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है और अब एक्टिव केस की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में फिलहाल कुल 1009 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 752 नए केस हाल ही में दर्ज किए गए हैं। कोविड में लगभग 2800 से अधिक कर्मचारियों ने, चिकित्सकों ने काम किया था। उनको सेवा में स्थायी रूप से रखने के लिए सरकार ने शासनादेश जारी किया था। उसमें लगभग 2200 से अधिक लोग पहले समायोजित हो चुके हैं। जो लोग शेष रह गए हैं उनके लिए कल एक शासनादेश जारी किया गया है कि संबंधित जितने भी हमारे अस्पताल हैं, NHM वाले या
स्वास्थ्य विभाग के या स्थानीय मेडिकल कॉलेजेज में इनका समायोजन प्राथमिकता से किया जाए, और ये निर्णय सरकार ने उच्च स्तरीय मीटिंग के बाद लिया है। क्या कोविड को लेकर के प्रदेश में किसी तरह की पूरी तरह से सतर्कता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। इस बार का वेरिएंट बहुत खतरनाक नहीं है, ऐसा विशेषज्ञों ने हमें बताया है। सबसे बड़ी बात है, जो बीमार हैं, जिनकी इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, उन लोगों को सतर्कता विशेष रूप से बरतनी। नहीं, लगातार ही काम चल रहा है। विगत जब से कोविड समाप्त हुआ है, ऐसे लगभग 2900 लोग थे, 2200 लोग पहले समायोजित हो चुके हैं। जो शेष है उनके लिए ये कार्रवाई चल। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि निशिकांत दुबे इतने बेशर्म हो गए हैं कि मोदी सरकार की कायरता छिपाने के लिए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। रोनाल्ड रीगन और राजीव गांधी उन्हें याद हैं, पर ये भूल गए हैं कि 9 से 10 तारीख को हमारी सेना पाकिस्तान की एयरबेस तबाह कर चुकी थी। फिर पीओके क्यों नहीं लिया गया? इसका जवाब उनके पास नहीं है, क्योंकि यही राजनीतिक कायरता है। निशिकांत दुबे इतने थेथर, इतने बेशरम, इतने निर्लज्ज हो गए हैं कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कायरता को छुपाने के लिए, वर्तमान की कायरता को छुपाने के लिए इतिहास में संदर्भ विहीन व्याख्या कर रहे हैं। किस संदर्भ में क्या हुआ उसके बिना यह व्याख्या कर रहे हैं। इनको रोनाल्ड रीगन तो याद है, इनको राजीव गांधी तो याद है, इनको ये याद नहीं है कि अभी 9 और 10 तारीख को हमारी सेनाएं सरहद पर खड़ी थी, पाकिस्तान की एयरबेस नष्ट कर चुकी थी, पाकिस्तान के आतंकी कैंप नष्ट कर चुकी थी, तो हमने पीओके को क्यों नहीं लिया? इसका जवाब इनके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये राजनीतिक नेतृत्व की कायरता है भारतीय जनता पार्टी की। निशिकांत दुबे, कान खोल करके सुन लो, आंख से देख लो, तुम्हारी कायरता इतिहास के लेटर्स से नहीं छुपाई जा सकती। इतिहास पूछेगा, भारतीय जनता पार्टी से पूछेगा कि जब हमारी पूरी सेना शौर्य और पराक्रम से पाकिस्तान से पीओके लेने के लिए खड़ी थी, तब तुमने सीज फायर क्यों किया था? निशिकांत दुबे जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को बेइज्जत करने में लगे हुए हैं। यूपी के जौनपुर के सिकरारा में आज सुबह एक बी फार्मा का छात्र की सरेराह चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई। छात्र परीक्षा देने के लिए घर से निकला था। बताया जा रहा है कि छात्र जब बाइक से परीक्षा देने जा रहा था, तभी उसका पड़ोसी मनोज यादव भी बाइक से उसका पीछा करने लगा। रास्ते में सुनसान जगह देखकर मनोज ने अनुज की बाइक रुकवा ली और उस पर चाकू से वार कर दिया, फिर गला रेत दिया। इससे अनुज की मौके पर ही मौत हो गई। आज दिनांक 28 मई 2025 को थाना सिकरारा अंतर्गत समादगंज बाजार के पास अनुज यादव निवासी जमालपुर थाना मछली शहर को उसी के गांव के मनोज यादव नामक व्यक्ति द्वारा चाकू मार दिया गया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मौका मुआयना किया गया है। घटना के कारणों के बारे में जानकारी की गई है, तो प्रथम दृष्टया आशनाई या प्रेम संबंध की बात सामने आ रही है। अभी इस पूरे प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया है। संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी कर जल्द ही पूर्ण घटना का अनावरण किया जाएगा। यूपी के आगरा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर एक वहशी ने 5 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बना डाला। आरोपी मासूम को बहला फुसला कर घर के पड़ोस में बने मंदिर में ले गया। बच्ची की चीख पर परिजन आ गए तो आरोपी वहां से भाग गया। इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 18/5/2025 को थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना का जगदीशपुरा पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेके अभियुक्त पंजीकृत कराया गया। इसी के क्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई। टीमों के द्वारा आज दिनांक 27/5/2025 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं थाना जगदीशपुरा पुलिस के द्वारा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त प्रथम दृष्टया मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। पीड़िता की काउंसलिंग की गई है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। तेज प्रताप यादव इन दिनों अपने परिवार और पार्टी से दूर हैं। इन सब के बीच तेज प्रताप यादव के मामा सुभाष यादव शुरू से ही उनके साथ हैं। तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर निकाले जाने का उन्होंने विरोध किया है। एक बार फिर से उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लालू यादव ने जल्दबाजी में फैसला लिया है। देखिए, जो भी पराक्रम आया, जो भी कार्यक्रम आया, जो भी फोटो आया, तो ये तो क्लियर हो गया जो तेज प्रताप जी आके सामने बोले यही फोटो गलत है। फोटो जब गलत है तो इस पर चर्चा क्या करना है? चर्चा कोई नहीं है।
सही है तो उस पर भी कोई चर्चा नहीं होगी, सब लोग धन्यवाद बधाई देगा। तेज प्रताप जी अच्छे आदमी हैं, अच्छे तरह बोलते हैं, अच्छे तरह बात करते हैं। हाँ, थोड़ा सा लालू जी ने गड़बड़ किया है, जो जल्दीबाजी में उनको पार्टी और परिवार से निकाल दिया, ये गलत किया, ये नहीं होना चाहिए था। अब क्या है नहीं है, हम यही कहेंगे तेज प्रताप जी को, जो सामने आवे, बिहार को जनता को बतावे, या मीडिया को भाई को बतावे ये सच्चाई क्या है। वो सामने जले नहीं आते हैं तले हर आदमी उल्टा सीधा बोलते रहेगा, कहते रहेगा, सुनते रहेगा। वो सामने आवे, सामने आके अपनी सही जो बात है उसको बतावे। मौन को क्या देखेंगे, कहीं होंगे, कहीं गए होंगे बाहर, कहीं बाहर गए होंगे, इसीलिए नहीं उपलब्ध हो रहे हैं। बाकी उपलब्ध होना चाहिए, बिहार की जनता को बताना चाहिए, बिहार के मीडिया को बताना चाहिए ये हमारे साथ अन्याय हुआ या सही हुआ। लालू जी का फैसला सही मानते हैं? नहीं, लालू जी का फैसला गलत हुआ, इतना जल्दी नहीं लेना चाहिए एक्शन। नहीं, ये दल तो भी हैं, तेजस्वी जी भी ये दल हैं, वो देश के सामने सब चीज लोग देखा है, ऐसी तो बात नहीं है। ये दल तो सब लोग है, सब लोग जिम्मेवारी है। अब लालू जी उनको ज्यादा जिम्मेवारी दे दिए, तेज प्रताप जी को कम दिए, तो ज्यादा बुद्धिमान है, वो कम बुद्धिमान है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि बिहार अब श्रम सप्लाई का केंद्र नहीं बना रहना चाहता। ये नहीं कि पूंजी गुजरात में और श्रमिक यहाँ से, ये नहीं कि पूंजी का निवेश गुजरात में और श्रमजीवी श्रम शक्ति जनसाधारण यहाँ से चले। औपनिवेशिक शासनकाल से बिहार ने यही भुगता है। देखिए, मैं इस तरह के भविष्यवाणी वाली चीजें नहीं करता, और ना ही ईवीएम की सेटिंग है मेरी कि सब कुछ पहले तय है कि किस बूथ पर कितना वोट आएगा। ये वो लोग कह सकते हैं जो इसकी खेल के माहिर हैं। बहरहाल मेरा मानना है कि मैं बार बार आपके माध्यम से कह चुका हूं कि बिहार अब श्रम सप्लाई का केंद्र नहीं बना रहना चाहता। ये नहीं कि पूंजी गुजरात में और श्रमिक यहां से, ये नहीं कि पूंजी का संकेंद्रण निवेश गुजरात में और श्रमजीवी यहां से चले, श्रम शक्ति यहां से चले, जनसाधारण यहां से चले, बस बहुत हो गया। औपनिवेशिक शासनकाल से बिहार ने यह भुगता है। इसलिए तेजस्वी जी बार बार कहते हैं कि उनकी चुनौती के समक्ष कोई नहीं है। व्यक्ति चुनौती नहीं होता, दल चुनौती नहीं होता। चुनौती बिहार का पलायन है, चुनौती बिहार की महिलाओं का मान है, चुनौती लोगों को महंगाई से रिलीफ है, चुनौती नौकरी का कैसे व्यापक प्रसार हो, चुनौती इंडस्ट्री का नेटवर्क कैसे बने, ये महत्वपूर्ण है। और इन चुनौतियों के मद्देनजर जो लगातार हमारी पार्टी कह रही है कि बिहार में सरकार नहीं बदलेगी, सरोकार भी बदलेगा, ये महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी बिहार दौरे पर जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा पूर्व निर्धारित है और बिहार वासियों के हित में है। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं बिहार को कुछ सौगात देके जाते हैं और सौगात विकास योजनाओं के रूप में होती है। कल उनका दौरा है, कई योजनाओं की घोषणा होगी जिससे बिहार का विकास होगा। नहीं, प्रधानमंत्री का दौरा तो पूर्व निर्धारित है, वह बिहार वासियों के हित में है। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं बिहार को कुछ सौगात देते हैं और वो सौगात विकास योजनाओं के रूप में होती है। इस बार भी वो कल आने वाले हैं और कई योजनाओं की घोषणा करने वाले हैं जिससे बिहार का विकास होगा। और पहले से भी सारे बिहारवासी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की अभूतपूर्व तरक्की तो हो ही रही है। और जिस प्रकार अभी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के विकास में मदद करने को तत्पर है, लगातार चाहे सिंचाई की योजना हो, पर्यटन की योजना हो, एयरपोर्ट डेवलपमेंट का काम हो, जितने मुस्तैदी से वो मदद कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से बिहार और तेज गति से विकास करेगा। और ये मोदी जी की मदद है बिहार को और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है जो त्वरित गति से बिहार आने वाले समय में और ज्यादा आगे बढ़ेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी की ओर से केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया है।
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देश में झूठ की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। उनके बयान पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के सामने जातिगत जनगणना का विजन रखा था। आप सब उनका मखौल उड़ाते रहे, पूरी पार्टी उसका विरोध करती रही। बटोगे तो कटोगी की राजनीति पर भाजपा नफरत परोसती रहती है। धर्मेंद्र प्रधान जी से मेरे दो सवाल हैं कि राहुल गांधी जी ने इस देश के सामने एक विजन रखा जातिगत जनगणना का, आप सब उसका मखौल उड़ाते रहे, आपकी पूरी पार्टी उसका विरोध करती रही, पूरी बीजेपी कटोगे तो बटोगे की राजनीति पर नफरत परोसती रही। अंत तो गतवा राहुल गांधी जी की वो बात जिसमें उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की, आप जिसमें मंत्री हो उस सरकार ने स्वीकार की। झूठ क्या है और सच क्या है? आपके विदेश मंत्री ने दुनिया के सामने, देश के सामने कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था कि हम कहां पर अटैक करने वाले हैं। तो ये सवाल अगर झूठ है तो देश को समझना पड़ेगा कि बीजेपी के सच का कितना सामना करें हम। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी विपक्ष की, राहुल गांधी जी विपक्ष की भूमिका निभाते हैं और देश में प्रेम प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, देश में न्याय की बात करते हैं, सामाजिक सरोकार की बात करते हैं, सामाजिक जो बदलाव आना है देश में उसकी आवश्यकता को देश के विजन के साथ लेके मोदी को आगाह करते हैं, तो इनको बुरी लगती है। धर्मेंद्र प्रधान जी, झूठ भारतीय जनता पार्टी का गहना है और वो आपने गले में पहन रखा है। राजस्थान के कई इलाकों में अगले 3 दिनों तक गर्मी से राहत रहेगी, लेकिन राज्य के साउथ वेस्ट हिस्से को हीट वेव की स्थिति से गुजरना होगा। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि राज्य के कई इलाकों में अगले 5 दिनों तक बारिश और मेघ गर्जन की गतिविधियां जारी रहने की प्रबल संभावना है। बारिश और मेघ गर्जन की गतिविधियां अगले 4-5 दिन जारी रहेंगी। वहीं जयपुर संभाग, शेखावाटी, इसके अलावा भरतपुर संभाग और जो अजमेर संभाग है, इसमें भी अगले कम से कम 3 दिनों के दौरान, खासकर यदि देखें 28 से 30 मई के दौरान दोपहर बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, मेघ गर्जन, तेज आंधी के साथ कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है। इसके बाद देखेंगे तो 1-2 जून के आसपास बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी होगी। हालांकि उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी छुटपुट इलाकों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का दौर जारी रहेगा। और जो हीट वेव का दौर फिलहाल साउथ वेस्ट राजस्थान में बना हुआ है, यह अगले 2-3 दिन जारी रहेगा। यानी कि अभी भी जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी और जो बीकानेर क्षेत्र है, इसमें अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होगा। इन दिनों दुनिया भर में हिजाब या बुर्का पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों के साथ भेदभाव और आपत्तिजनक व्यवहार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक चौंकाने वाली घटना ऑस्ट्रेलिया से सामने आई है, जहां खुद एक मुस्लिम महिला सांसद को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। इस घटना ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि यूरोप में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक मुस्लिम महिला सांसद ने खुलासा किया है कि उन्होंने संसद से जुड़ी निगरानी संस्था में शिकायत दर्ज करवाई है। महिला सांसद का कहना है कि उनके एक पुरुष सहकर्मी ने कथित तौर पर उनसे शराब पीने और टेबल पर नाचने के लिए कहा। 30 साल की सीनेटर फातिमा बेमेन ने एक चैनल से बात करते हुए बताया कि मेरे सहकर्मी ने मुझसे कहा था कि चलो तुम्हें थोड़ी शराब पिलाते हैं और टेबल पर नाचते हुए देखते हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक फातिमा बेमेन अफगानिस्तान में जन्मी है और ऑस्ट्रेलियाई संसद की पहली हिजाब पहनने वाली महिला सीनेटर हैं। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने सहकर्मी को ये साफ साफ कहा कि वो शराब नहीं पीती, तो इसके बावजूद उस व्यक्ति ने उन पर दबाव डालने की कोशिश की। अभी ये साफ नहीं हो पाया कि कथित घटना कब घटी। फातिमा ने इस व्यवहार के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।